और चूंकि चाइना की नीति गलत है ना, उसकी नीति क्या है, जमीन हड़पने वाली नीति है। वो हमेशा फैलना चाहती है, तो पूरा विश्व उसको देख रहा है, और कोरोना भी चाइना का दिया हुआ है। Hello everyone, welcome to my YouTube channel The Explorer Musafir। आज हम आपको मिलवाने वाले हैं वेटरन्स इंडिया के प्रेसिडेंट विनय कुमार मिश्रा जी से, जिन्होंने लगभग 3 साल या 3.5 साल में एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना दिया है जहां पर आज 1 लाख से ऊपर एक्स सर्विसमैन इनके साथ जुड़े हुए हैं, जिसमें बड़ी बड़ी रैंक के अधिकारी, हमारे गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ अधिकारी इनके साथ हैं, आज इनके साथ खड़े हैं। इन्होंने एक ऐसी सोच को डेवलप किया है जो आज शायद ही कहीं और हो, इतनी तेजी से जो ग्रो कर रही हो। आज इनके साथ बड़े बड़े लोग खड़े हैं और मैं इनसे जानना चाहूँगा कि इन सबकी ये शुरुआत कैसे हुई और कैसे इन्होंने ये सारी चीज़ें शुरू की। तो जब आप रिटायर हुए, जब आप एयरफोर्स से रिटायर हुए, तो आपने रिटायरमेंट के बाद क्या सोचा था? जैसे कि बेसिकली लोगों के प्लान होते हैं कि अब ये करना है, वो करना है, तो आपने एक प्लेटफॉर्म कैसे रेडी किया? देखिए, ऐसा है कि समाजवाद और समाज के प्रति आस्था, समाज सेवा करने की भावना, ये मुझे बचपन से ही मेरे पिताजी से मिला। मेरे पिताजी गरीब थे और उस गरीबी में भी उनका एक विश्वास था कि यदि हम किसी के लिए कुछ कर सकते हैं तो हमें करना चाहिए, और उस चीज को हमने देखा। गरीबी के कारण मैं शिक्षा जब 12th पास किया, उसके बाद मैं एयरफोर्स ज्वाइन किया, लेकिन समाज की बातें मेरे मन में चलती रहती थी। जब मैं एयरफोर्स में था तब भी हम आपसी तालमेल और सहयोग पर विश्वास करते थे। अपने जितने भी हमारे साथ हमारे कोर्स में लोग ज्वाइन किया, उनको जो भी किसी भी तरह का सहयोग की जरूरत पड़ती थी वो सहयोग करता था। मैं करीब 15 साल के आसपास मैं फौज में सेवा किया। इस दौरान मैं विदेश में भी रहा, और उसके बाद मुझे लगा कि मेरे पास जो क्षमता है, जो हमारे पास में क्रिएशन है, जो हमारे पास में नई नई क्रिएटिविटी आती है, उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन फौज में नहीं हो सकता। तो मैंने ये डिसीजन लिया कि मुझे फौज को छोड़ के समाज के लिए काम करना है। और समाज में सबसे बड़ी बात है कि हर एक लोग अपने आप को देशभक्त समझता है, और मैं मानता भी हूँ कि देशभक्त है, उसका देशभक्ति करने का तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन कोई लोग राष्ट्र निर्माण की बात नहीं कर रहा है। तो हमने सोचा कि ये राष्ट्रवाद और देशभक्ति की सोच को राष्ट्र निर्माण में लगाने के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार करें, और उसका अगवानी यदि फौजी लोग करें, पुरुष सैनिक लोग करें, जिससे डायरेक्ट आम सिविलियन का कनेक्शन है, और आम सिविलियन में पुरुष सैनिकों का बहुत बड़ा एक्सेप्टेंस है। पुरुष सैनिक या फौजी के प्रति देश के हर एक नागरिक का एक बड़ा पॉजिटिव सोच है, बड़ी आस्था है, बड़ा सम्मान है। तो हमने एक राष्ट्रीय गैर राजनीतिक देशभक्तों की संगठन बनाने को ठान लिया 2009 में, जब मैं फौज से आया तो, और मैं वो करते रहा। 2015 में हमने इसको रजिस्ट्रेशन कराया, और 2015 के बाद हमने राष्ट्रीय स्तर पर इसको फैलाया धीरे धीरे करके। इसमें कई जनरल, कई एयर मार्शल, कई एडमिरल, कई ब्रिगेडियर, कई कर्नल, कई जेसीओ, OR, बहुत सारे पूरे देश से लोग आए। और इतना ही नहीं, अलग अलग क्षेत्र के दिग्गज, क्योंकि ये संगठन वेटरन्स इंडिया एक राष्ट्रीय गैर राजनीतिक देशभक्तों का संगठन है, जिसमें देश के अलग अलग क्षेत्र के दिग्गज जुड़े हुए हैं, और इसका नेतृत्व करता है पुरुष सैनिक। और मकसद सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि कैसे राष्ट्रवाद और देशभक्ति की सोच को राष्ट्र निर्माण में लगाकर राष्ट्र को सर्वोपरि स्थापित करें। और उस दिशा में हमने काम किया, और मैं भगवान का शुक्रगुजार हूँ, देश के आम नागरिक का उनको धन्यवाद देता हूँ, और संगठन के सभी पदाधिकारी को धन्यवाद देता हूँ कि आज वेटरन्स इंडिया राष्ट्र में नहीं बल्कि पूरे विश्व में, कई देश में जहाँ पर हमारे NRI रहते हैं, उनकी भी आस्था वेटरन्स इंडिया के ऑब्जेक्टिव के साथ है। और आज आप ये देख पाए, जैसे कि मैंने सुना है वेटरन का मतलब होता है दिग्गज, तो सिर्फ क्या इसमें एक्स सर्विसमैन को ही दिग्गज माना जाएगा, या फिर जो आम सिविलियंस है, जो अपने आप में एक महारथी है, किसी न किसी चीज में महारथी है, दिग्गज वो भी हैं, तो क्या उनको वेटरन्स इंडिया एक्सेप्ट करेगा? मैंने तो कहा है एक्सेप्ट नहीं, वेटरन का मतलब दिग्गज को ही समझ के हमने वेटरन्स इंडिया की स्थापना की है। और वेटरन्स इंडिया का हिंदी रूपांतरण माननीय अमित शाह जी जो गृह मंत्री हैं, उन्होंने, उनको जब उनके यहाँ से हमारे को एक लेटर आया था, मैंने उनको लेटर लिखा था, तो उन्होंने वेटरन्स इंडिया की जगह हिंदी में
दिग्गज भारत लिखा था, और हमने तब से दिग्गज भारत का पेटेंट भी ले लिया। तो वेटरन्स इंडिया अलग अलग क्षेत्र के दिग्गजों का समूह है। मैंने कहा पुरुष सैनिक का संगठन नहीं है वेटरन्स इंडिया। पुरुष सैनिक इसका नेतृत्व इसलिए करता है कि वो एक ऐसे माहौल में 10 साल 20 साल 30 साल 40 साल रहता है कि वो राष्ट्र के हित में कितना काम करेगा इसकी गारंटी तो मैं नहीं दे सकता, लेकिन राष्ट्र के विरोध में नहीं करेगा इसकी पूरी पूरी गारंटी है। इसलिए दिग्गजों के इस संगठन का नेतृत्व अधिकतर मतलब कि वो पुरुष सैनिक करते हैं। इसमें कोई व्यक्ति जो जय हिंद बोल सकता है वो ज्वाइन कर सकता है। जैसा कि मुझे पता चला, जैसे अभी आपने बताया कि आप एक गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे और आपने 12th के बाद एयरफोर्स ज्वाइन कर ली थी, तो अभी आपने एनजीओ स्टार्ट किया, उसमें काफ़ी सारा पैसा भी लगा, तो मेरे सूत्रों के हिसाब से पता चला कि आपने कुछ अपनी फैमिली ज़मीन भी बेची थी। हाँ देखिए, मैंने एयरफोर्स में ज्वाइन करने के लिए, जिस समय मैंने एयरफोर्स ज्वाइन किया उसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था क्वालिफिकेशन का वो 12th था, और मैं 12th फर्स्ट डिवीजन से चाहिए था, उसमें 60% मार्क्स मैंने उस आधार पर मैंने ज्वाइन किया। बाद में मैंने अपने क्वालिफिकेशन को बढ़ाया और मैंने AA में किया। एमए मैंने पॉलिटिकल साइंस से किया, फिर मैंने एमए इंग्लिश से किया पुणे यूनिवर्सिटी से। नौकरी के दौरान ही कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स का जो सिस्टम है उस सिस्टम के तौर पे गरीबी ने मुझे तो बहुत मजबूती प्रदान किया। गरीबी ने मुझे प्रेरणा दिया कि यदि आज मैं गरीब नहीं होता, यदि मैं जीरो से शुरू नहीं किया होता तो शायद मैं यहाँ तक नहीं पहुंचता, क्योंकि जिसके पास कुछ होता है उसको खोने के लिए होता है। मेरे पास कुछ खोने के लिए था नहीं, और मैं बराबर अपने लाइफ को में आगे बढ़ते गया, और जहाँ तक अपनी प्रॉपर्टी जमीन जगह जो भी है हमने खुद कमाया, और हमने अपने सुकून के लिए, मुझे समाज सेवा में मजा आता है, मुझे राष्ट्रवाद देशभक्ति की सोच को राष्ट्र निर्माण में लगाने के लिए जो प्रेरणा देने की बातें होती है उसमें मजा आता है। इसलिए मैंने अपनी लगाया, पूरा पैसे लगाया, और आज संगठन यहाँ पर पहुंची हुई है। जैसा कि आपके साथ जो बड़े बड़े लोग जुड़े हुए हैं, जो आप फंक्शंस करते हो, जैसे कि कारगिल विजय दिवस है जो आप हर साल सेलिब्रेट करते हो, वीर नारी को सम्मान देते हो, उनको फाइनेंशियली भी हेल्प करते हो, तो ये सारा जो आप मैनेजमेंट करते हो, क्या उसके लिए एक बड़ी टीम आपके साथ काम करती है? बाकी पूरे देश की टीम लगी हुई है। मैं तो बताया कि सैकड़ों जनरल एयर मार्शल एडमिरल हैं, हजारों की तादाद में ब्रिगेडियर कर्नल्स हैं, लाखों की तादाद में जीसीओ जवान हैं, कई लाख देश के देशभक्त जुड़े हुए हैं, और सब अपने अपने तरीके से जितना जिसको बनता है तन मन धन से सहयोग करते हैं। और देखिए मकसद क्या है कि यदि हम किसी वीर नारी को आर्थिक या सामाजिक तौर पे मजबूत करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि जो सर्विंग फौज है उसका मनोबल ऊंचा रहे। उनको ये लगे कि कल यदि किसी कारण से मुझे शहीद होना पड़ा तो पीछे कोई संगठन है जो हमारे परिवार को देखेगा, क्योंकि वो आज देख रहा है आज का जो सर्विंग फौज है उसका फ्यूचर है एक्स सर्विसमैन बनना। यदि हम एक्स सर्विसमैन के वेलफेयर की बात करते हैं, इसलिए नहीं कि मैं एक्स सर्विसमैन हूँ, इसलिए करता हूँ कि एक्स सर्विसमैन का यदि वेलफेयर होगा तो जो सर्विंग फौज है उसमें एक पॉजिटिव एक फीलिंग आएगी, और उनका मनोबल ऊंचा होगा कि नहीं, यदि कल हम रिटायर्ड होंगे तो हमारे साथ भी राष्ट्र, जिस राष्ट्र के लिए हम जवानी की कुर्बानी दे रहे हैं, वो राष्ट्र कल हमारे साथ खड़ा होगा। ये मकसद में है। इस संगठन में लगभग कितने लोग जुड़े हुए होंगे आपसे? मैं बताया करीब 1.5 लाख के आसपास लोग सैनिक हैं, टोटल 12 लाख के आसपास हैं यदि सिविलियन को जोड़े तो इसमें सारे देशभक्त जुड़े हुए हैं। और संख्या की जहां तक बात है ये बताना बड़ी मुश्किल है, क्योंकि ये संगठन पूरे देश के हर एक नागरिक का संगठन है। और मैं आज मुझे कई कॉल आया, अभी मुझे एक कॉल आया योगी जी का, और वो बहुत बड़े संगठन के राष्ट्रीय महासचिव हैं, और उन्होंने बोला कि सर जो आपकी संगठन काम कर रही है, जो संगठन की सोच है, जो ऑब्जेक्टिव है, जिस तरह से संगठन की मैं उपलब्धि प्राप्त किया है, अचीवमेंट किया है, तो हम आपके संगठन में जुड़ना चाहते हैं। तो दिल से वो संगठन के साथ है, लेकिन हमारे यहाँ मेंबरशिप नहीं है उनका, वो अभी बन जाएंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि देश का हर एक व्यक्ति संगठन का सदस्य है। जैसे बड़ी बड़ी जो डिग्निटरीज हैं, जैसे मेजर जनरल जीडी बख्शी, वीके सिंह, माननीय राजनाथ सिंह, इन लोगों के साथ आपके कहा जाता है कि आपका बॉन्ड बहुत अच्छा है, तो कहीं ना कहीं जो आपकी सोच है वो उनको अच्छी लगती है। बिल्कुल, देखिए क्या है कि राष्ट्र सर्वोपरि है, राष्ट्र है तो हम आप हैं, और जो सच्चा भारत का नागरिक है वो देशभक्त है। वो ये चाहता है कि ये धरती, जिस धरती
पे वो रहता है, जिस धरती से वो भोजन करता है, जिस धरती पे वो चलता है, वो सर्वोपरि स्थापित हो। और ऐसे सारे व्यक्ति, आपने 2 4 5 नाम लिया, ऐसे हजारों की तादाद में 80,700 जेएनयू एलुमनाई जो अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है। हर एक लोग कहीं ना कहीं बड़े अच्छे लेवल पर बैठे हैं, वो सभी वेटरन्स इंडिया के साथ काम कर रहे हैं। कितने वाइस चांसलर होंगे, कितने आईएएस होंगे, कितने आईपीएस होंगे, कितने जनरल होंगे, जिनको भी राष्ट्र निर्माण में मजा आता है, राष्ट्रवाद और देशभक्ति की सोच को राष्ट्र निर्माण में लगाना चाहते हैं, जो भी व्यक्ति राष्ट्र को सर्वोपरि स्थापित करना चाहते हैं, जो भी व्यक्ति राष्ट्र को, भारत को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, वो सभी लोग हमारे साथ हैं, सभी लोग साथ में। जैसे कि आजकल गलवान घाटी में जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, पीओके में जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, अगर इन फ्यूचर वहाँ पे वॉर हो जाती है तो क्या उसमें आप पूर्व सैनिक संगठन उसमें अपनी क्या भूमिका निभा सकेंगे? देखिए, हमें जो करना चाहिए हमने किया। गलवान घाटी में जो भी चाइना ने किया, हमने पूरे देश में एक मुहिम चलाया कि जो भी चाइनीज सामान है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता है कि वो हमसे ही पैसे ले और उसी पैसे से आर्म्स और वेपन खरीदे और उसी पैसे से अपने फौजियों को पेमेंट दे और वही फौजी हमारे ऊपर अटैक करे। इस सारी चीज को रोकने के लिए हमने पूरे देश में एक मुहिम चलाया कि जो चाइनीज सामान है वो अब हम नहीं खरीदेंगे। यदि किसी ने खरीद लिया है तो आप जरूर यूज कीजिए, इसलिए कि आपका पैसा उसमें लग चुका है। अब कोई एक मोबाइल लिया है, अब कोई 50,000 का खरीद लिया है, अब हम नहीं कहते कि उस मोबाइल को आप फेंक दो, लेकिन आगे आप खरीदो मत। वहां की जो आयात है उसको रोकना बहुत जरूरी है। सरकार की अपनी मजबूरियां होंगी, क्योंकि देखिए ग्लोबलाइजेशन के एरा में कई तरह का सिस्टम होता है, ट्रेड का अपना एक सिस्टम है, तो सरकार की अपनी मजबूरियां हो सकती है, लेकिन सरकार कंपेल भी नहीं कर सकता जनता को, आम लोगों को, कि आप ये आइटम खरीदो। तो हमारे सारे लोग जागरूक हैं। दूसरी बात है कि भारत अब 1962 की नहीं रही। भारत के पास आज जो हमारा डिफेंस स्ट्रेटजी है या जो डिफेंस की ताकतें हैं, जो भारतीय फौज पूरे विश्व में सबसे पराक्रमी और साहसी माने जाते हैं। आपने देखा होगा कि किस प्रकार से हमारे अभिनव जी ने, उन कमांडर अभिनव ने, अभिमन्यु ने पूरे पाकिस्तान को किस तरह से बता दिया कि लेटेस्ट वर्जन का उसका F-16 एयरक्राफ्ट उसको हमारे ओल्डेस्ट वर्जन का MiG-21 से खदेरा नहीं बल्कि उसको मार गिराया। और ये अपने आप में बहुत बड़ी भारतीय फौज के साहस का प्रमाण है। ये नॉर्मल चीज हो गई, ये आज हर इंडियन कर रहा है कि चाइनीज चीजों को बॉयकॉट कर रहा है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर कल को ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है तो जो आपका पूर्व सैनिक संगठन है जिसमें 1.5 लाख के करीब आपके मेंबर्स हैं, तो क्या उसमें आप सेकंड पार्ट ऑफ आर्मी का काम करोगे? नहीं, वो सभी लोग कर रहे हैं। हम लोग ऑलरेडी बता दिए, इसलिए हम बताने की क्या है, हमारे लोग तो आज भी 38 साल 40 साल के लोग रिटायर्ड हो जाते हैं। मार्क्स जो है 30,42,000 यदि पूर्व सैनिक हैं, तो आज भी 15-16 लाख ऐसे हमारे पूर्व सैनिक हैं जो कि बिलो 50 ईयर्स के हैं। वो सभी आज भी युद्ध लड़ सकता है, आज भी उसके पास पूरी क्षमता है और लड़ने को तैयार है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसकी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हमारी भारतीय जो सर्विंग फौज है इतना मजबूत है कि उसका मतलब कि कोई मुकाबला आज के दिन में चाइना नहीं कर सकती। और यदि ऐसा कोई जरूरत पड़ेगा तो ये पूर्व सैनिक की बात कर रहे हैं। मैं आपको बताया कि ये देशभक्तों के संगठन है। देश के 136 करोड़ जनता एक पैर में वहां जाने को तैयार है। मैंने सुना है कि एनसीसी का भी आपके संगठन में एक अहम रोल है। मेरे संगठन में नहीं, पूरे देश में एनसीसी का रोल है। एनसीसी देखिए, भारत का जो भविष्य है वो यूथ के ऊपर है, क्योंकि यहाँ यूथ का जो आबादी है बहुत बड़ी तादाद में है। और मुझे ये मानना है कि एनसीसी जो कैडेट है उनके पास में डिसिप्लिन, उसके त्याग, उसका जो जनरल बाकी बिहेवियर, उसको जनरल सिविल वाली पढ़ाई, मतलब ओवरऑल परफेक्ट ये सिस्टम है। तो इनका यदि राष्ट्र में सही तरीके से उपयोग हो तो मुझे लगता है कि राष्ट्र को सर्वोपरि स्थापित करने में एक बहुत बड़ा मजबूती मिलेगी। और इसी कारण से वेटरन्स इंडिया अपनी जो युवा विंग है, हमारा जो वेटरन्स इंडिया युवा सेना है, उसमें अधिकतर एनसीसी के बच्चों को हम लोग ज्वाइन कराते हैं और उनसे, क्योंकि उनका जो अनुभव है, उनके पास जो एक मैच्योरिटी है वो आम यूथ से कई गुना ज्यादा है। कोई आप ऐसा मैसेज देना चाहो, जैसे आजकल
जो सिचुएशन चल रही है, एक तरफ कोरोना और दूसरी तरफ चीन और पीओके, तो कोई मैसेज वगैरह? ये राष्ट्र सर्वोपरि है और कोरोना एक वैश्विक महामारी है, जो पूरे विश्व को परेशान कर रखा है। भारत पर छूता नहीं है, भारत में बहुत तेजी से फैलते जा रहा है। अब एक जीवन का एक पार्ट बन गया है लोगों में। तो इसमें हमारी वेटरन्स इंडिया के लोग और खास करके जो हमारे एनसीसी के बच्चे हैं, यूथ विंग में हमारे हैं, उन्होंने काफ़ी काम किया है। उनको हम लोग हमेशा मनोबल ऊंचा करते रहते हैं कि जिस प्रकार से आपने एक कोरोना में आपने कई एक तरीके से आपने इफेक्टेड लोगों को सहयोग किया है, ये बहुत बड़ी बात है। और जहाँ तक चाइना की बात है, चाइना के लिए सरकार काफ़ी है। देखिए राफेल आया है, राफेल आने के बाद में दहशत पैदा हो गई है। और चूंकि चाइना की नीति गलत है ना, उसकी नीति क्या है, जमीन हड़पने वाली नीति है। वो हमेशा फैलना चाहती है, तो पूरा विश्व उसको देख रहा है। और कोरोना भी चाइना का दिया हुआ है, तो चाइना ये चाहता है कि अड़ोस पड़ोस जो भी उसका बाउंड्री पे है, उसके बॉर्डर पे लगता है कंट्री, उससे थोड़ा तनाव करके जो उसने कोरोना को पूरे विश्व में फैलाया, उससे ध्यान भटकाना चाहता है। लेकिन पूरा विश्व सजग है, समझ में आ रहा है। चाइना अलग थलग पड़ चुका है और आज भारत का पूरे विश्व में डंका हो रहा है। पूरा विश्व आज चाइना पे उंगली उठा रहा है, कोरोना के लिए जिम्मेदार मान रहा है। हर कोई ये कह रहा है कि ये मैन मेड वायरस है जो कि चाइना ने बनाया है, बट ऑथेंटिकली ना तो अभी WHO ने ना और किसी गवर्नमेंट ने इसको अभी पूरी तरह से क्लियर किया है कि मैन मेड है। अभी तक कोई रीजन ही क्या है कि इसमें कोई शक नहीं, चाइना के वुहान शहर से ये सारी चीज निकला, पूरे विश्व में फैला। WHO शुरुआती दौर में थोड़ा सा उनको बोलने में, लेकिन अब WHO खुल के आगे आ रही है और ये सच्चाई है, ये चाइना ने पूरे विश्व में फैलाया। आज WHO का नेतृत्व हमारे इंडिया कर रहा है। नहीं कर रहा है इंडिया, और इसलिए तो मैं बता रहा हूँ कि अभी बहुत जल्दी सच्चाई तथ्य प्रमाण के साथ में बाहर आ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। जय 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 जय। जैसे कि अभी आपको मिलवाया विनय मिश्रा जी से, जो कि अपनी सोच आपको बता रहे थे, वो आगे क्या करने वाले हैं, क्या उन्होंने अभी तक किया, क्या क्या उनकी जिंदगी में परेशानियां आई। अभी आपको उनकी जिंदगी के सफर की कुछ चीजें दिखाते हैं। जैसे कि ये एक फोटो है जो कि उपराज्यपाल जी के साथ है, और ये परमवीर चक्र विजेता मेजर जनरल GD बख्शी उनके साथ है। साथ में गाजियाबाद के सांसद जनरल VK सिंह सर है, और इधर बीजेपी के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह इनके साथ है। यहाँ पर उपराष्ट्रपति भी इनके साथ हैं। तो कहीं ना कहीं आज बहुत सारे लोग इनके साथ जुड़ चुके हैं। 1.5 लाख के करीब लोग इनके साथ हैं और एक बहुत बड़े लेवल पर आज ये काम कर रहे हैं। अभी तक सिर्फ नेशनल लेवल पर है, पर कहना इनका ये है कि आने वाले कुछ सालों में ये इंटरनेशनल लेवल पे काम करेगा, क्योंकि ये हर देश की फौज को अपने साथ जोड़ना चाहते हैं। जो फौज उस देश के लिए बेकार हो जाते हैं, जिसको रिटायर कर दिया जाता है, ये उस फौज को अपने साथ जोड़कर काम करना चाहते हैं। इंटरनेशनल लेवल पर ये उसको अपने आप को एक मुकाम देना चाहते हैं और पूरे वर्ल्ड को लीड करना चाहते हैं। एक ये सोच है जो कहीं छोटे से एक मुकाम से शुरू हुई थी, एक छोटे से गांव से एक छोटी सी सोच थी, जो आज इतने बड़े मुकाम पर आ चुकी है।